बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज जी सुबह भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि दिसंबर 11 आई गेस हो चुकी है और अभी तक जो प्रॉपर वाली सर्दी है, जो दिसंबर की सर्दी है, और वो लाहौर या उधर दीगर इलाकों की बात करें तो उस तरह से नहीं आई है। यूजुअली वैसे ये वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स का होता है, जिसमें आपको फॉग भी मिलती है और फिर आपको प्रॉपर बॉन फायर और ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आई बिलीव कि क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें जो कि विद टाइम हम वेदर एक्सट्रीम्स की शक्ल में फ़ेस कर रहे हैं, उसकी एक ये भी हिस्सा है कि हम जो गर्मियां हैं वो बड़ी प्रोलॉन्ग्ड हैं और सर्दियों का टाइम शॉर्ट हो गया है, लेट आ रही हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ जी आज हमने सुबह जिस स्टोरी के हवाले से बात करनी है वो कराची के हवाले से है, और जहाँ पर हम कचरा और दीगर जो बल्दियाती फजला है उसकी बात करते हैं, तो कराची रोज़ाना 14,800 टन से ज़ायद जो सॉलिड वेस्ट है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि मुंबई के हवाले से बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, ढाका जैसे शहरों की, बड़े शहरों की बात की जाए तो उसके फजले से भी ज़्यादा है। ये सूरत हाल कराची शहर के बढ़ते हुए जी कचरे के बहरान की समहाउ जो एक क्रिटिकल लेवल है उसको भी जाहिर करता है। इसके साथ साथ जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तारिक अली निज़ामानी साहब, उन्होंने जो पायदार तरक्की के अहदाफ जिसे SDGs से हम आहंग जो जदीद पायदार शहरी वेस्ट मैनेजमेंट है उसके सॉल्यूशंस के हवाले से एक सेमिनार भी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वो अकेला 3,000 टन से ज़ायद रोज़ाना कचरा पैदा करता है, जो कि कराची के सातों अगर हम अजला की बात करें तो सबसे ज़्यादा है। साथ साथ कराची के कचरे का तकरीबन 42% जो हिस्सा है जी वो नामियाती मवाद पर मुश्तमिल है, जिसे दुरुस्त आप अलहदगी की जाए या आप उसकी प्रोसेसिंग की जाए, उससे या तो बायोगैस या खाद में भी तब्दील किया जा सकता है। और कराची पाकिस्तान का जो मजमूई काबिल जिसे रिसाइकलिंग के काबिल हम कहते हैं कि प्लास्टिक के 25% का अकेले ज़िम्मेदार है। आप दुनिया भर के अंदर ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है या इस वेस्ट को कैसे प्रोसेसिंग और दीगर तरीक़ों के साथ यूटिलाइज़ करना बहुत आम प्रैक्टिस हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे पास ये इतना बड़ा चैलेंज मौजूद है तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ तारिक अली निज़ामानी साहब मौजूद हैं, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो नंबर्स हैं या रोज़ाना की बुनियाद पे जिसको हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि कराची एक बहुत बड़ी तादाद में कचरा पैदा हो रहा है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, और उसके ऊपर हम इसके हवाले से क्या करें, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। इस तरह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी हद तक जो बेहतर तरीके से ये चीज़ हैंडल हो रही है, और इवन जो इंडिपेंडेंट सर्वेज रिपोर्ट्स हैं, आप प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एक प्राइवेट फार्म है जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट पॉलिसी बनाने का भी टास्क दिया है। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पाकिस्तान में जो 6 मेजर सिटीज़ हैं वो जो मोर देन 90% एफिशिएंसी जिन्होंने हासिल की है विद रेस्पेक्ट टू कलेक्शन डिस्पोजल, उसमें कराची, सखर, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मर्दान शामिल है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट्स शो करती हैं कि इसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ा गया है। वी रियलाइज दैट कि हमें एक मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत इस पूरे सिस्टम को देखना है, और इस चीज़ को एक स्टेट ऑफ आर्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको एनफोर्स करने के लिए आपको अवेयर सोसाइटी चाहिए, और उसके साथ आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। तीसरा, आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। चौथा, आपके पास इनोवेटिव अप्रोच चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंध गवर्नमेंट ने 2014 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट पास किया, जिसके तहत फेज वाइज आउटसोर्सिंग की गई। और 2022 में हमने पूरी कराची का 70% इलाका जो कि प्राइमरीली सिंध गवर्नमेंट के वर्क स्कोप में आता है, वो हमने टेक ओवर कर लिया है। और इसके अलावा जो एक वर्ल्ड बैंक फंडेड स्वीप प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू वो 4 स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न GTSS की कंस्ट्रक्शंस ऑनगोइंग है। और अच्छा, आप हमारे साथ ही तारिक साहब साथ ही रहिएगा। हमारे साथ अहमद शब्बीर भी मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं CEO गार्बेज कैन के। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका भी। तारिक साहब अभी जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर आने से पहले ज़रा थोड़ा सा आपसे ऑन ग्राउंड सूरत हाल भी ज़ाहिर है आप बेहतर तौर पे हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो जब कराची जब गई हूँ और मैं बहुत कम जाती हूँ, ज़ाहिर है जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो हमें बेहतर तौर पे बता सकते हैं। ज़रा आप हमें एक ओवरव्यू दीजिएगा कि तारिक साहब जो बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स या हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स इस फेवर में जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि इतने इंपॉर्टेंट इशू के लिए आपने जो है कहते हैं मदद किया। और दूसरा मैं कहूँगा कि तारिक साहब अगर आपके सामने बैठे हैं तो ऑफ कोर्स वो जो है वो हमारे सीनियर हैं, वो उनको ज़्यादा डिटेल्स ऑफ कोर्स कहते हैं पता होंगी, पूरे चप्पे चप्पे के बारे में पता होंगी, तो जो वो बता रहे होंगे वो बेहतर बता रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम जो कहते हैं मैं उनको कमेंट भी करूँगा कि फाइनली जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, आई बिलीव इन अडेज लीडरशिप इज़ गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कराची को मॉडर्न सिस्टम्स की ज़रूरत है। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अबाउट लॉजिस्टिक्स। इस वक्त इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो तारिक साहब ऑफ कोर्स आपको बताएंगे कि जो जाम छाकरो भी हमारा है, दूसरा है वो ओपन लैंडफिल्स हैं, वो डंप्स हैं, यानी लैंडफिल भी नहीं कह सकते आप, वो डंप्स हैं। और बाकायदा पहाड़ के पहाड़ सरजानी टाउन से आगे, न्यू कराची के आगे कचरे के हैं, जो कि अब ये लोग मूव कर रहे हैं। अब से सीरियसनेस नज़र आ रही है टू मूव टुवर्ड्स मॉडर्न सिस्टम्स, जहाँ पे लीचेट कैप्चर भी हो, मीथेन कैप्चर भी हो। बल्कि पिछले हफ्ते ही तारिक साहब ने खुद हमें बताया था कि 3 to 10 टन पर आवर के हिसाब से मेथेन बन रहा है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करें 24 घंटे में और फिर 365 डेज, दैट्स 87,000 टन पर आवर, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सिर्फ स्मॉग अगर आप या जो एयर पोल्यूशन की सूरत हाल अगर आप जो है सिर्फ जाम छाकरे के लैंडफिल से देखें तो बहुत डेविस्टेटिंग है ऑलरेडी। इसमें से एक तो हमें कचरे के ऑफ कोर्स कचरा कुंडियाँ नज़र आ रही होती है, नदी नाले के जो सिचुएशन नज़र आ रही होती है, ये वाली तो इंटेंजिबल सिचुएशन है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और कुछ अरसे से सुन रहे हैं कि जो है 16,000 टन है, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। बट इफ़ दे मूविंग इन द राइट डायरेक्शन देन वी आर होपफुल। अच्छा जी, तारिक साहब अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने कहा कि हमें मॉडर्न वेस्ट की तरफ जाना है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड है, ज़ाहिर है सर ये हमें एक दिन में या 2 दिन में या चंद महीनों में ये चीज़ फिक्स तो होने वाली नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े बिगाड़ है जो कि हमें ठीक करना है। और ये एक नेचुरल चीज़ है, हम इससे ये नहीं कह सकते कि इसकी जिम्मेदारी सारी किसी एक इदारे के ऊपर या लोगों के ऊपर है। बट वही बात है कि अब एक कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमने मैनेज करना है, और मैनेज करने के लिए हमारे पास मॉडर्न तरीक़ाकार मौजूद हैं जो कि दुनिया भर में एज अ मॉडल इस्तेमाल भी हो रहे हैं। हम उन मॉडल्स को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, अपने सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल राइट डायरेक्शंस में ही एक्चुअली आप मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से कंप्लाइंट होने के लिए आपको स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न GTSS चाहिए, आपको रिसाइकलिंग प्लांट्स चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि 4 मॉडर्न GTSS अगले साल हमारे सिस्टम का हिस्सा होने जा रही है। उसके अलावा हमने 3 रिसाइकलिंग प्लांट्स हम एज अ पायलट प्रोजेक्ट्स हम कराची में लगा चुके हैं। और उसके अलावा बायोगैस प्लांट का हमने एक 5 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट का कामयाब हमने तजुर्बा किया था। और मेयर साहब हैज बीन काइंड इनफ, उन्होंने हमें इब्ने कासिम पार्क में लैंड एलोकेट की, जहां पर हमारा 100 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट ऑलमोस्ट रेडी है, जो कि
अलॉन्ग साइड वर्टिकल बिल्डिंग्स को सब्सिडाइज रेट पे जो है वो गैस प्रोवाइड की जा रही होगी, और प्लस जो इब्ने कासिम पार्क है उसकी लाइटनिंग के अरेंजमेंट भी थ्रू दैट प्लांट हो रहे होंगे। और इसके अलावा एक हमें मेयर साहब ने कैटल कॉलोनी में हमें 3 एकड़ ज़मीन एलोकेट की है, जहां पर इन फ्यूचर में हम वहां पर एक बायोगैस प्लांट हमारे प्लान में शामिल है। तो ये एक्चुअली पूरी दुनिया में आप देख लें कि इसी तरह से आपको डाइजेस्ट करना होता है। एक तो जो पब्लिक है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा इस साइंस की अवेयरनेस देने की जरूरत है कि वो दे शुड बी टेकिंग इट एज एन एसेट रादर देन लायबिलिटी। पब्लिक खुद भी अपने तौर पे दे कैन कम अप विद सॉल्यूशंस। और मैंने कल ही एक टीवी चैनल पे मैंने बात की कि जिस तरह से हम देख रहे होते हैं जापान या दूसरे कंट्रीज में लोग अपने साथ एक हैंड कैरी बैग ले रहे होते हैं, जिसमें वो जहां पर भी पब्लिक प्लेसेस पे जहां पर भी कचरा जनरेट होता है तो उसमें वो सेफली उसको हैंडल कर रहे होते हैं और उससे डेजिग्नेटेड जगह पे उसे डिस्पोज किया जा रहा होता है। आप हमारी कामयाबी का सबूत इसमें देख सकते हैं कि 30% इलाका जो है वो अलाइड एजेंसीज के वर्क स्कोप में आता है। 6 माह पहले फिश हार्बर अथॉरिटी ने हमारे साथ दे एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अस, और वहां पर हम प्राइमरी कलेक्शन की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा पिछले 2 माह से हम पाकिस्तान रेलवेज हैज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अस, और उन्होंने अपनी जो एज अ फर्स्ट स्टेप कैंट स्टेशंस की जो प्राइमरी कलेक्शन है वो और ट्रेन्स वॉशिंग जैनिटरी सर्विसेज की एग्रीमेंट हमारे साथ किया है। और रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की जब विजिट हुआ, he has openly appreciated the work being done by SSWMB, especially at Kent railway stations. ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अहमद शरीफ साहब, अब आप मुझे बताइएगा, आप लोग भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं। अभी तारिक साहब ने जो पब्लिक अवेयरनेस की बात की है, पब्लिक बहुत अहम स्टेक होल्डर है इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को भी कि हमने अपने गली मोहल्ले या हम रोड पे जा रहे हैं, मेन रोड्स के ऊपर हमने डंप इस तरह से कचरे को नहीं करना। ये जो अवेयरनेस की हद तक बात है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं इस हवाले से, कुछ अपनी इनपुट के हवाले से भी बताइएगा। जी देखें, अवेयरनेस में ऑफ कोर्स डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एट द एसेंस ऑफ इट ऑल जो है वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियली अ लॉजिस्टिकल सर्विस। लॉजिस्टिक्स की वो है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो अगर आप देखेंगे ज़्यादातर बातें ये हो रही होती हैं कि अवेयरनेस ये होनी चाहिए, सिस्टम ये डेवलप होने चाहिए। तो अब जो एज फार एज अवेयरनेस इज़ कंसर्न, हमारे हद तक जो हम वो कहते हैं, हम जैसे मेयर साहब को भी एडवाइस किया है, दूसरों को भी हमने पुश किया है कि रिसाइकलिंग को एक कंपल्सरी करार दे देना चाहिए, और रिसाइकिल जो ना करे उसके ऊपर फाइन्स हों। ये हमने जो कहते हैं हमारी तरफ से सजेशन मेयर साहब के लिए गई है। और दूसरी तरफ जो है कहते हैं हम ये पब्लिक से यही डिस्कस करते हैं कि टू मेक रिसाइकलिंग ईजियर फॉर देम। अच्छा, अब हमारा जो छोटा सा काम है, आई कॉल इट द गार्बेज कैन आर्क, वेयर A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, R स्टैंड्स फॉर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट। हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, हम क्लीन अप ड्राइव्स करवाते हैं। पीछे आपको शायद हमारा शॉट नज़र आ रहा होगा कि कुछ रिसाइकलेबल आइटम्स भी जमा हैं जिसको फिर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। फिर साथ में हम एक और इदारे के साथ काम करते हैं जिसका नाम है राना लियाकत क्राफ्ट्समैन कॉलोनी। वो अपसाइकिल करती है चीज़ों को, जो कचरा जो रिसाइकिल नहीं हो पा रहा होता या प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, वो उसको अपसाइकिल करती है। हमने इसी तरह से एक लाइब्रेरी और बनाई है जिसके अंदर एक दीवार के अंदर तकरीबन 8 लाख चिप्स का रैपर हमने जो है चुन दिया है। तो अब वही है, दीगर जो कहते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग करते रहते हैं और बहुत सारे इदारे इस तरह से अवेयरनेस फैलाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दिस is the responsibility of the government.
अब सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर जो है लोकल गवर्नमेंट के काम कर रही होगी तो वो तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि मुश्किल हो जाएगा। और उसमें वही है कि लोकल गवर्नमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो यूसीज हैं, उन लोगों के पास भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा, उन लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर साथ में जो सर ने कहा कि जो कहते हैं 16-17 डिफरेंट जो आपकी वो हैं इदारे हैं जिनके पास जो है कहते हैं वो मैंडेट्स हैं इलाके के, उसकी वजह से भी बड़ी जो है कहते हैं कन्फ्यूजन होती है। तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, उसकी भी पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है, या जो है एलाइड सिस्टम बनने की ज़रूरत है कि जी कहाँ पे कौन कचरा उठाएगा, फिर वो किसको कचरा देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अदरवाइज आपको पता है कि ये बड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच अहमद शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। तारिक अली निज़ामानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे। जी कराची में जो कचरे की सूरत हाल है उसके ऊपर आप बता रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के शहर कोलंबो में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के बारे में, जिसमें पाकिस्तान के हसनैन रज़ा ने जी बड़ी शानदार कारकर्दगी पेश की। मास्टर 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वर्ल्ड इवेंट में जी पाकिस्तानी पावर लिफ्टर ने 94 के जो किलोग्राम वेट कैटेगरी है उसमें परफॉर्मेंस पेश की और सबको पीछे छोड़ दिया। हसनैन रज़ा ने जी 250 किलोग्राम डेड लिफ्ट समेत 570 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इसी वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो आपको इस अचीवमेंट के लिए। हमें थोड़ा सा इस चैम्पियनशिप के हवाले से बताइएगा। पहली बात तो ये कि मैं यानी जब हम तो इसको कोई ट्रेनिंग तो हमारी कोई 2-3 साल से चल रही है रेगुलर, और इसकी प्रेप हमारी कोई 6 महीने पहले हमने स्टार्ट की थी कि चैम्पियनशिप खेलनी है। और इससे 1 महीना पहले मैं अभी नेशनल चैम्पियनशिप खेली, उसमें भी गोल्ड लिया। फिर उसके बिहाफ पे वहाँ पे हमारे डिजिट गए कि जी आप इतना वेट लिफ्ट कर सकते हैं तो आप पार्टिसिपेट करें। तो एक खुशी भी थी और एक प्रेशर भी था कि आपने अपने पाकिस्तान को, अपने कंट्री को प्रेजेंट करना है। और फिर जब वहाँ पे पहुँचे, और सबसे जो मेजर मुझे जो एक एहसास था ना, जो खूबसूरत एहसास जिसको आप कहती हैं, वो ये कि जब यहाँ मैंने पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियनशिप खेली तो अनाउंस हुआ कि जी हसनैन रज़ा ने इस कैटेगरी में गोल्ड लिया और फर्स्ट पोजीशन ली। बट अगर आप उधर की बात करें तो वहाँ पे जब अनाउंस हुआ कि जी हसनैन रज़ा फ्रॉम पाकिस्तान और वेल डन पाकिस्तान, तो ये मेरे लिए उस वक्त बड़ा ही प्राउड फील किया और बड़ा एक खूबसूरत एहसास था कि यार मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरे मुल्क का नाम लिया गया। और अल्लाह का शुक्र है कि जितनी तैयारी की थी उससे बेहतर परफॉर्म किया, और इंशाल्लाह इसी तरह इस चैम्पियनशिप ऐसे कई आगे आती रहेंगी जिसमें ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता इंशाल्लाह। तो हमें ये बताइए और कौन कौन से कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स थे आपकी इसमें? वर्ल्ड थी, इसमें काफ़ी थे, आपके ऑस्ट्रेलियन काफ़ी थे, फिर कनाडा से आए हुए थे प्लेयर्स, फिर आपके नेपाल की टीम आई हुई थी, इंडियन थे। तो ये सब काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। उसके अंदर काफ़ी यानी प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इवन के वुमेन भी थी, वुमेन की चैम्पियनशिप भी ये थी। तो बस फिर जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त देनी हो और आपकी तैयारी पूरी हो, आपको पता हो कि यार मैंने कंपटीशन तो खेलना ही है, उस प्लेटफॉर्म पे जाना, उधर पहुंचना ही बड़ी बात होती है कि आप वर्ल्ड पे जाके उधर प्लेटफॉर्म पे जाके अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मेहनत की, उसका रिज़ल्ट आप सब ने देखा है, दुनिया ने देखा तो है। मुझे ये बताएं कि जाहिर है आप लोग इस इतने बड़े इवेंट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग है, आपका जो सारी स्ट्रगल है वो कैसी होती है कि जब आप लोग किसी इवेंट की तैयारी करें और आम रूटीन में भी जो ट्रेनिंग पैटर्न उसमें होता है, उसमें जब आप प्रेप करते हैं किसी चीज़ के लिए कि जी मैंने आगे कोई चैम्पियनशिप आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग तो हमारी रेगुलर हो रही थी, लेकिन इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग जो 5 to 6 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर आपके कई दफ़ा आपकी कोई मसल इंजरीज़ हो जाती हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाती हैं, तो साथ साथ आपको उनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। फिर आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है कि आपका बॉडी वेट जो है आपकी कैटेगरी के अंदर ही हो, कि ऐसी कोई आप जंक फूड या कोई ऐसी चीज़ ना खाएं कि जिससे आपका वेट अगली क्लास में चला जाए या कोई आपको प्रॉब्लम हो। मैंने जब चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहा था तो मेरा ऑलरेडी बॉडी वेट 96 kg था, मेरा बॉडी वेट ज़्यादा था।
तो फिर जब आपने अपने बॉडी वेट को कम करना होता है और साथ अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी होती है, तो ये एक बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है कि आप अपना वज़न भी कम कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उस दौरान आपकी प्रेप के दौरान बड़ा आपको ना बड़े कहते हैं ना होशो हवास में रहना पड़ता है कि कहीं पे आप कोई मिस्टेक ना करें, अपनी ट्रेनिंग सेशन में कोई आप ऐसा रिस्क ना लें जिससे आपकी कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो जाए कि आप कंपटीशन डे में वहाँ पे जा ही ना सकें या आपको प्रेजेंट ना कर सकें। तो ये सारी चीज़ें देख के अपनी डाइट का, अपनी ट्रेनिंग पैटर्न के आप कर क्या रहे हैं, आप कितनी ट्रेनिंग कितनी आप उसको, यानी एक होता है कि आप रिस्क खेलते हैं, नहीं बस मैंने करना है जी, मैं ये भी वेट लगा के देखूंगा, मैं ये भी करके देखूंगा, तो उन चीज़ों से बड़ा अवॉइड करना पड़ता है। बड़ा आपको फेयर और बड़ा यानी क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे जाके ये टोटल करना है, ये मेरा टारगेट है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना कितना यानी मेक श्योर करना है कि मैं कितना लिफ्ट कर सकता हूँ वहाँ पे जाके। और मैंने अभी यहाँ पे जो आपने जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और मेडल लिया, आपको क्या एज मिला दूसरे प्लेयर्स से? क्योंकि ज़ाहिर है आपने इन चीज़ों का तो ख्याल रखा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग बहुत सारे एथलीट्स या प्लेयर्स हमें ये कहते हैं कि जी दूसरे ममालिक की कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग या उनके पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती हैं, हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपको क्या एज मिला? मुझे दो चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी जो मैंने सीखी भी इसके अंदर, वो ये कि एक तो पहली बात है कि आपका इक्विपमेंट, आपका जो अप्रूव्ड इक्विपमेंट है कि जो आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन में आप चले जाएं तो वहाँ पे वो रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता, वो अप्रूव्ड इक्विपमेंट होता है। जैसे एसपीडी एक कंपनी है, स्कॉट बेंच एंड डेड के नाम से एसपीडी, तो उनका इक्विपमेंट इवन कि आपके नी स्लीव्स, आपकी बेल्ट, आपका सिंगलेट, आपकी कंप्रेशन सॉक्स, इवन कि आपके ट्रेनर्स, हर चीज़ अगर अप्रूव्ड हो तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी ट्रेनिंग में भी, कंपटीशन डे पे भी आपका टोटल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे आपको। तो वो अल्लाह का शुक्र, और मेरा सारा मेरे पास था, अप्रूव्ड इक्विपमेंट भी था। और दूसरा ये होता है कि जब आप इस लेवल पे जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि जी मैंने वर्ल्ड पे इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, किस किस कंट्री का कौन कौन सा प्लेयर है कि जो इतना टोटल लिफ्ट कर सकता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैंने जाना है तो मैं अपना टारगेट यहाँ पे रखूँ कि जी मैंने भी ये किया, अब मैंने इतना करना है ताकि इसको कोई मीट ना कर सके। तो ये चीज़ें मुझे सीखने के लिए वहाँ पे मिली और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा, यानी सीखा भी अच्छा, एक लर्निंग प्रोसेस था और उसके बाद अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आए। जो ट्रेनिंग की थी, जो मेहनत पाकिस्तान में यहाँ पे रह के की है, आई एम श्योर। और अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आप लोग अब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, विद टाइम इस स्पोर्ट के अंदर, चूँकि आपने मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, फैसिलिटीज़ कितनी इम्प्रूव हुई हैं लड़कों का, या जो बच्चियां हैं, आपने जैसे कहा फीमेल भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, उनका इंटरेस्ट कितना है कि ये भी एक स्पोर्ट है, इसको भी हम इंटरनेशनली परस्यू कर सकते हैं और इसमें भी हम अपना नाम बना सकते हैं? अभी आपके पूरे पाकिस्तान के जितने भी एथलीट, जितने भी स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट्स हैं सारे, उन सब की जो टेंडेंसी है ना टुवर्ड्स पावर लिफ्टिंग, वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। क्योंकि इसमें कोई आपसे चीटिंग नहीं कर सकता, इसमें आप में स्ट्रेंथ है। आप अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप अपनी वेट कैटेगरी में इतनी कैपेबल हैं कि आप ये वेट लिफ्ट कर सकती हैं, तो उसको किसी ने कोई चीट नहीं कर सकता कि नहीं जी मैं इसको सेकंड कर दूं या थर्ड कर दूं। आपने वेट लिफ्ट करना है, पूरी दुनिया ने देखना है कि आप कर रहे हैं। तो अभी बहुत लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का इस तरफ रुझान हो रहा है कि हम पावर लिफ्टिंग के अंदर आएँ। एक हेल्थी स्पोर्ट है और दूसरा ये है कि इसके अंदर आपने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। तो अब जो न्यू जनरेशन में देख रहा हूँ ना, उन सब को क्रेज़ होता है। वो ये नहीं कहते कि हमारे मसल्स बन जाएं, हम बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आएँ, वो कहते हैं कि यार बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ के लिए वो मोस्टली लोग जो है ना, मैन एंड वुमेन, अगर आप जिसकी भी बात करें, तो उनका रुझान जो है वो इस वक्त पावर लिफ्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अभी हमने नेशनल चैम्पियनशिप करवाई थी, उसमें बहुत कोई 150 प्लस जो थे पार्टिसिपेंट थे, मेल फीमेल, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और वो उसका इतने डिजिट का मतलब ही यही है कि लोगों का ध्यान ज़्यादातर पावर लिफ्टिंग की तरफ आ रहा है और ये एक अच्छी हेल्थी स्पोर्ट है। अच्छी हेल्दी स्पोर्ट है। अच्छा, और इसमें मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो हम फैसिलिटीज़, या आपने कहा कि अंडर सुपरविजन आपको ट्रेनिंग भी करनी होती है, क्योंकि जाहिर है यू नेवर नो, क्योंकि वेट लिफ्टिंग है, कोई इंजरी हो सकती है, फॉर द लाइफ आप बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनर्स मौजूद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे आप जैसे प्लेयर्स जाके खेलते हैं, वो कितनी वेल इक्विप्ड हैं? विदाउट कोच तो आप यानी नहीं आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर सकते, ना कोई तैयारी कर सकते हैं। आप कोई पैटर्न होता है, ट्रेनिंग पैटर्न, ट्रेनिंग प्लान्स हैं जो आप फॉलो करते हैं,
तो मैं इस स्टेज पे आके भी अगर मुझे कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो जो मेरे उस्ताद थे या हैं जिनसे मैंने सारा कुछ सीखा है तो मैं उनसे अब तक यानी पूछता रहता हूँ कि जी इस जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस जगह पे ये अगर कोई मसला आ रहा है तो मैं इसको कैसे इंक्रीज़ करूँ। तो मुझे बताते हैं कि प्लान चेंज कर दो, इतनी परसेंटेज इसमें ऐसे कर दो, इसको ऐसे, वो एक एक चीज़ क्लियरली बताते हैं। तो अब तक इस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आने के बावजूद भी जब मैं ट्रेनिंग भी कर रहा होता हूँ, अपनी तैयारी कर रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार कोई ना कोई मौजूद हो कि जो मेरी लिफ्ट देखे कि मेरी लिफ्ट प्रॉपर लिफ्ट है, कोई फेल लिफ्ट तो नहीं कर रहा। क्योंकि जब आप प्रेप करते हैं उधर ही आपकी तैयारी हो रही होती है कि आपने कितना इसको एक्यूरेसी के साथ करना है, और जो आप अपनी तैयारी में कर रहे होते हैं फिर कंपटीशन में वही चीज़ आप करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, यानी विदाउट कोच तो आप पॉसिबल ही नहीं है। आगे कौन सा कंपटीशन है जिसकी अभी ये जनवरी के अंदर इंशाल्लाह कैलेंडर आएगा, वो पूरा वो ईयरली आता है कि आपके किस कंट्री में कहाँ कहाँ कंपटीशन है। तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल के थ्रू एक मैसेज भी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब मज़ीद आप जिस कंपटीशन में भी देखेंगे वो इतना अच्छा टोटल देखेंगे कि इंशाल्लाह उसको कोई मीट नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह। चलिए ज़बरदस्त। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ ऐड करना चाहें किसी को भी? बस सबको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया, लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। और हमेशा जब अपने मुल्क के नाम की बात आती है तो पाकिस्तानी सब ऐसे एक जान होकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया सब ने, और मैंने देखा भी है और बड़ी रिस्पेक्ट दी है, और पाकिस्तान की वजह से रिस्पेक्ट दिया कि मैंने कोई अच्छा काम किया पाकिस्तान के लिए। तो आप सबको भी ये जितने भी प्लेयर्स हैं कि अपने लिए तो बंदा करता ही करता है, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जो बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच हसनैन, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जी इस वक्त चैंपियन मौजूद थे, अपने इस जर्नी के हवाले से हमसे बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम आपकी मुलाकात एक पाकिस्तानी ऑफिसर से कराएंगे जिन्होंने विमेन चेंजिंग वॉल अवार्ड में चांदी और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है। क्लाइमेट एक्सीलेंस हो, अचीवमेंट और इंटीग्रेशन आइकॉन हो समेत कई एजाज़ात पहले भी ये नाम कर चुकी हैं। पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट ऑफिसर है ज़िले हुमा, जिन्होंने विमेन चेंजिंग द वर्ल्ड के एशिया 2025 अवार्ड्स में ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की कैटेगरीज़ में सिल्वर और ब्रोंज मेडल जो है वो अपने नाम किया है। अवार्ड जी समहाउ सस्टेनेबिलिटी हो, इंसानी हमदर्दी का काम हो, लीडरशिप हो, मुशावरत हो, तालीम हो, सेहत हो, इन जैसे शोबों में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन की जो खिदमात है उसके एतराफ़ में दिए जाते हैं। ज़िला हुमा के हवाले से अगर हम बात करें तो 12 साल जो उनकी सरकारी मुलाजमत है उसके दौरान इन्होंने क्लाइमेट चेंज हो, इंसानी हकूक़ हों, आला तालीम के शोबों में अहम किरदार अदा किया है। इससे कबल जी वो जो वबाई अमराज के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो, बरतानिया के तलबा हों, रिसर्चर्स के साथ वर्ल्ड फर्स्ट ऑक्सफोर्ड ट्रैकर भी तैयार किया था, और हुमा के इस काम के लिए भी इनको अप्रिशिएट किया गया, इनकी कोशिशों का इतराफ़ किया गया। अभी मैं ऑफियर हुमा से ही कही थी कि माशाल्लाह इतनी लंबी लिस्ट है आपके अवार्ड्स और आपकी अचीवमेंट्स की। इस वक्त ज़िले हुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई, और माशाल्लाह आपकी इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो इन अचीवमेंट्स के लिए। कैसा लगता है? थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई थिंक इट्स अ प्राइड फॉर पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए ये एक ऑनर की बात है, और आई थिंक इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और भी जो ख़वातीन काम कर रही हैं पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, एंड आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान में ख़वातीन में काफ़ी पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकती हैं अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ये एक रिकग्निशन है मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए और सब ख़वातीन के लिए। डेफिनेटली ये रिकग्निशन है। अच्छा सलीमा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप चूँकि एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर काम भी कर रही हैं और उसके साथ साथ ये सारे काम करना, बिकॉज आई बिलीव कि जब भी आप कोई जॉब कर रहे होते हैं वो एक फुल टाइम आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ साथ आप वॉलंटियर वर्क भी कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज पे भी काम कर रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी कर रही हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो विदाउट पैशन आई डोंट बिलीव कि कोई कर सकता है। सो ये पैशन कैसे आया आपके अंदर? आपको शौक़ था जो आपने इसको परसू किया? बिल्कुल।
आई बिलीव कि ज़ाहिर है कि आपको अगर आप किसी पोजीशन पे आए हैं तो इट मींस कि यू आर प्रिविलेज्ड। आपको जो है आप उस जगह तक पहुँचे हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ पॉजिटिव और चीज़ें कर सकें। मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़ा भी है, तो आई बिलीव कि ज़ाहिर है कि यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ तक जाना भी ज़ाहिर है कि एक इट सेल्फ इज़ द अचीवमेंट। तो वो आप के अंदर एक जज्बा और शौक़ भी पैदा करता है कि आप कुछ डिफरेंट करें, कि जो है आपने जो नॉलेज गेन की है, चीज़ें की, आप उसे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल करें। तो इसमें जहाँ तक काम है सरकारी कामों का, ज़ाहिर है कि वहाँ उसमें भी मैं जहाँ पे भी रही, मैंने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में किया, मैंने ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में काम किया, तो वहाँ पर इसी तरह मैंने कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव या नई चीज़ें करने की कोशिश की, स्पेसिफ़िकली यूथ इन्वॉल्वमेंट पे और वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं। और जहाँ तक पर्सनल इनिशिएटिव्स हैं, मतलब जिस तरह आपने वो ऑक्सफोर्ड फर्स्ट कोविड-19 ट्रैकर की बात की, वो कोविड के बीच में ही ज़ाहिर है कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था और हम लॉकडाउन था और ज़ाहिर है कि आप घर में थे, तो एक आई थिंक इससे बेहतर चीज़ जिस तरह से आप सर्व कर सके और बल्कि आपका टाइम भी एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सके, इससे बेहतर नहीं हो सकता था, उस तरह से किया। और बाकी ये है कि ज़ाहिर है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ डेफिनेटली ज़ाहिर है कि एक फुल टाइम काम होता है ऑफिस का, वो आपने उसके बाद ही या वीकेंड्स पे इस तरह के टाइम पे ही करना होता है। तो वो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास टाइम हो उसमें इस तरह के कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव या चीज़ें हैं वो कर सकूं। ज़बरदस्त, और आपने माशाल्लाह पॉजिटिविटी की भरमार कर दी है ज़िले में। मुझे अभी ये बताएं कि रीसेंट जो आपकी अचीवमेंट है, जिसमें हम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, ज़ाहिर आपका एक बड़ा एक्सटेंसिव वर्क होगा, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। बिल्कुल, जो सस्टेनेबिलिटी है वो बेसिकली जो मेरा क्लाइमेट या इन्वायरमेंट पे प्रोग्राम इनिशिएटिव्स हैं उस पर किया है। अब मैं अगर सिविल सर्विसेज के कैरियर की बात करूं तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से किया था, और जब मैंने ज्वाइन किया, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है, तो उसमें ये है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि हमारी यूथ जो है, हमें उससे इसमें इन्वॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे जो इनिशिएटिव्स थे वो सारे यूथ स्पेसिफिक थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, जिसमें हमने डोर टू डोर कैंपेन्स की विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, प्लांटेशंस की स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फिर इसी तरह यूथ के कंपटीशन करवाए, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन हो, इस किस्म की चीज़ें करवाएं जिसमें हम मैक्सिमम यूथ को इन्वॉल्व कर सकें। और उसके अलावा आई माई सेल्फ इज़ राइटिंग फॉर द क्लाइमेट चेंज फॉर पास्ट 8 years एज अ वॉल्टियरली, वो मैं लिखती आ रही हूँ जो है। और अभी जो मेरी करंट पोस्टिंग है, जिस तरह आई एम वर्किंग एज डिप्टी सेक्रेटरी एट गवर्नर हाउस, तो गवर्नर इज़ द चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे जब मैं आई तो आई सॉ के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इन्वायरमेंट के प्रोग्राम्स तो होते हैं, लेकिन बहुत कम 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें कोई क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक प्रोग्राम मौजूद थे। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस थिंग विद द गवर्नर, चांसलर और अपने जो सीनियर है सबसे, तो यहाँ से भी हमने ये इनिशिएटिव लिया कि जो है क्लाइमेट चेंज के डिग्री प्रोग्राम्स जो है हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपनी यूथ को नॉलेज देंगे वही कल को हमारे एक्सपर्ट बनेंगे अगर इस फील्ड में। और जो क्लाइमेट चेंज जिस तरह पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में है, अनलेस हमारे अपने एक्सपर्ट उसमें नहीं होंगे, हमारा अपने यूथ जो कि 60% है उसके पास ये नॉलेज नहीं होगा, तो हम क्लाइमेट चेंज की आफात हो या जो मुसीबत आ रही है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया सस्टेनेबिलिटी। दूसरी कैटेगरी थी ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में एक हमने कैंपेन की थी, वाटर एजुकेशन कैंपेन। उसमें हमने स्पेसिफिकली वल्नरेबल ग्रुप्स अगेन और यूथ यूनिवर्सिटीज़ में गए, हमने वल्नरेबल ग्रुप ट्रांसजेंडर्स के डेरास पे गए, हम चर्चेस में गए कि माइनॉरिटीज़ को इन्वॉल्व कर सके कि उनकी वोटिंग राइट्स क्या हैं और उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। इसी तरह एक आपने ऑक्सफोर्ड कोविड-19 ट्रैकर का तो बता ही दिया, वो मैंने काम किया था, वो ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत एक्नॉलेज किया था, मीडिया ने भी बड़ा उसको अप्रिशिएट किया था उस टाइम पे। उसके अलावा जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो एक तो मैंने वहाँ पे ऑक्सफोर्ड साउथ एशियन सोसाइटी बनाई, आई वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ दैट, वो अभी तक चल रही है, मतलब उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो जब मैंने उसके 1 साल में उसकी प्रेसिडेंट रही थी, जब मैं उधर पढ़ रही थी, तो उस प्लेटफॉर्म को भी आई यूटिलाइज़ कि मैक्सिमम मैं पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ इन टच थी, पाकिस्तान से लोग आए या पॉजिटिव, हम किस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज वो कर सकते हैं। तो आई यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म। और फिर इसी तरह जब मैं उधर पढ़ रही थी
तो एक इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया था उस टाइम पे 2019 में। तो वो एक बड़ी डार्क सिचुएशन थी, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही थी, वहाँ पे कश्मीरियों का कोई बाहर की दुनिया से कोई कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई थी। तो अब एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेटफॉर्म कि वहाँ से अगर आवाज़ बुलंद की जाए तो वो टॉप लेवल पे पहुँचेगी। तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ किया, मैंने अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, उन सब को मोबिलाइज़ किया और फिर हमने एक स्टेटमेंट बनाई जिन पे उन सब ने साइन किए। एंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो मैंने तमाम यूके के एमपीज़ को भेजा कि ये है कि आपको इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, आपको यू नीड टू रेज वॉइस अगेंस्ट दिस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज़ बीइंग डन इन द इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके रिज़ल्ट में मुझे ऑक्सफोर्ड की सिटी काउंसिल में एड्रेस के लिए बुलाया गया। और फिर वहाँ पे मैंने तमाम ये चीज़ें जो उस टाइम पे सिचुएशन थी, ब्लैकआउट हुआ था, वहाँ पे कोई एड नहीं पहुँच रही थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें हाईलाइट की। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो है वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास हुआ और वहाँ के एमपी के लिए ये मैंडेटरी हो गया कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके लिए आवाज़ उठाए। वाओ, अमेजिंग। तो ये कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट है उसमें ये अवार्ड मिला। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा ज़िले हुमा, ये वो काम है, ज़ाहिर है जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं आप अपनी एक विजन के साथ, अपने करियर गोल के साथ आते हैं, बट ये वो काम है जो विद साइड जो आप समझते हैं कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज़ है और मुझे काम करना है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क है या एनीथिंग एल्स। बहुत सारी जो ख़वातीन या मैं यूथ की बात करूँगी, जब कोई वो करियर ऑप्ट करते हैं तो समटाइम्स बड़े क्लूलेस होते हैं, दे हैव नो आइडिया व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। वो एक करियर ढूंढ लिया, उस पर कर लिया, बट वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं आती। यू हैव डन अ लॉट माशाल्लाह, यू हैव अचीव्ड अ लॉट। सो जो आपने सोचा था और उसके लिए आपको सही डायरेक्शन मिलने में कैसे हेल्प हुई, कैसे आपने सोचा? बेसिकली तो जहाँ तक सिविल सर्विसेज का है कि मतलब मेरे से कई दफ़ा सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं, यंग है, वो भी ये क्वेश्चंस इस तरह के करते हैं। तो आई ऑलवेज से टू देम कि आपने कोशिश ज़रूर करनी है। मतलब ज़ाहिर है कि इट्स अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम और वो सारा कुछ, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर करनी है। अगर नहीं भी होता, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरी अपनी जहाँ तक बात थी तो आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जिसने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किए। पूरी हिस्ट्री में पहले कोई नहीं रहा। तो वो सच एज एक जो आपको फैमिली की तरफ से वो गाइडेंस होती है या एक होता है, वो नहीं था। लेकिन एट पर्सनल लेवल माई लेट पेरेंट्स दे वॉन्टेड मी टू ज्वाइन। तो वो एक मेरे में वो तो था कि मैंने आई वॉन्ट टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम, और साथ ये भी था कि ज़ाहिर है कि इतना मुश्किल क्या है इसमें कि आप नहीं कर सकते, कि एक इम्प्रेशन है कि हर साल 2%, 3% इतने लोग सिर्फ इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो मैंने किया, शुक्र अल्लाह का कि वो क्लियर हो गया। लेकिन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जहाँ भी रहूँ वहाँ पे एक मतलब जो नॉर्मली कई दफ़ा लोगों को शिकायत भी होती है सरकारी ऑफिस और ऑफिसर्स से भी, कि जो है एक वो रूटीन के मैटर में चल रहे होते हैं, कोई उसमें चीज़ें नहीं आ रही होती। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि कुछ इनोवेटिव वे में कुछ नई चीज़ करें जो प्रैक्टिकली जिसका कोई इम्पैक्ट हो। और आई पर्सनली बिलीव कि जब आप नीयत के साथ करें और मेहनत, दो चीज़ें ज़रूर है, शर्त है, और उसमें ज़ाहिर आपको मेन लीडरशिप रोल भी प्ले करना होता है। ये नहीं होता कि आप कहें कि ये मेरा आइडिया था, इसको कर कोई और दे। तो वो आपको उसमें वो लीडरशिप रोल भी लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और नीयत अगर आप सही रखें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और वो डायरेक्शन भी खुद ब खुद बनती जाती है आपके लिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच ज़िले हुमा, बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली मीटिंग यू, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ और दे। आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ज़िले हुमा जी डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं गवर्नर हाउस, और साथ साथ अपनी अचीवमेंट्स जो इनकी बड़ी एक्सटेंसिव रही हैं उसके हवाले से बात कर रही थी। ये इन जैसी ख़वातीन को देख के एहसास होता है और पता लगता है कि कितनी पैशनेट हैं ख़वातीन अपने काम को लेकर, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर या अपने करियर को लेकर, और इन्होंने ये बात साबित की है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम पहाड़ों के हवाले से बात करेंगे। पहाड़ सिर्फ ज़मीन के बुलंद टुकड़े नहीं होते, बल्कि कुदरत के कैसे अजीम शान सतून भी है, जो समा, माहौल हो, मौसम हो, पानी हो,
और इंसानी ज़िंदगी हो, इसके तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पहाड़ों का आलमी दिन इसी आज़म के साथ मनाया जा रहा है कि इन हसीन मगर नाजुक पहाड़ी सिलसिलों को जो माहौलियाती ख़तरात हैं उससे महफूज रखा जाए। बर्फ़ पोश चोटियाँ हों, सरसब्ज़ वादियों का हुस्न हो, कुदरती वसाइल हों, इससे माला माल जो पहाड़े ना सिर्फ सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं बल्कि लाखों अफराद की जो ज़िंदगी है, मौसमों की तरतीब है, आबी ज़खायर का दारोमदार भी इन्हीं पर है। पाकिस्तान खुसूसत अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो उसको ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से कई मौजूद है, जिनमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी शामिल है। यही पहाड़ हमारे माहौल की हिफाजत में, बारिशों की तकसीम, जंगलात में की जो नशो नुमा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और इनकी बका हम सब की समहाउ एक कंबाइंड एफर्ट और ज़िम्मेदारी है। मगर इस सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए तैयार हैं, और ये जो हम पहाड़ या पहाड़ी सिलसिले देखते हैं जिसको हम अट्रैक्शन का सबब समझते हैं, इनको प्रिजर्व या इनको संभालने के लिए हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर सना जमील हमारे साथ मौजूद हैं, माउंटेनियर हैं, और उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज पहाड़ों का आलमी दिन है, मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू का आगाज़ भी इसी हवाले से कीजिएगा। जी बिल्कुल। हर साल जो है ये पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है और हर साल इसकी एक डिफरेंट थीम होती है। इस साल जो थीम है इंटरनेशनल माउंटेन्स डे की, वो ये है कि ग्लेशियर्स मैटर टू फूड, वाटर एंड लाइवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। यानी कि इस दफा ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करने के हवाले से जो है ये इंटरनेशनल माउंटेन्स डे बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि 2025 का जो ये साल है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का साल जो है करार दिया है। सो बेसिकली इस साल जो बात होगी, यानी आज के दिन जो बात होगी, वो ग्लेशियर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है इस सिलसिले में बात होगी। क्योंकि ये ग्लेशियर्स, जैसे कि अभी आपने बोला कि ये पहाड़ है और पहाड़ में ऑब्वियसली ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं, तो ये ग्लेशियर्स जो है देयर सोर्स ऑफ फूड, वाटर, वहाँ के लोगों का जरिया मुआशरत, लाइवलीहुड है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज होती हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी है, ये उसका बहुत बड़ा सोर्स है। सो बेसिकली ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। इसको कैसे बचाया जा सकता है, इस पे आई थिंक वी ऑल नीड टू सिट एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द ग्लेशियर्स फ्रॉम मेल्टिंग। बिल्कुल, और उसमें डॉक्टर सना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम ये सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम को समहाउ मैनेज कर रही हैं, और उस इकोसिस्टम में लोग भी हैं, जानदार भी हैं, जो हम जानवरों, परिंदों, इन सब की बात करें, ये समहाउ हर एक की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है इस इकोसिस्टम में। हम इनको कैसे बचा सकते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, जहाँ इन माउंटेन्स की हम बात करें, ग्लेशियर्स की बात करें, पाकिस्तान उन ममालिक में भी है जिस पे एक बहुत गहरा और बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और ये हमारे पहाड़ी सिलसिलों को भी संभव बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। इसको प्रिजर्व करना या इसको संभालना, इसका टेक केयर करना, ये सबकी एक कंबाइन एफर्ट भी काउंट होती है समहाउ। यस, अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि ग्लोबल इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग, वी कैन नॉट स्टॉप दिस, बट यस वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस। ठीक है, ये तो होता रहेगा, लेकिन इसको स्लो डाउन हम कर सकते हैं, जो कि बिकॉज ये ग्लोबल वार्मिंग ही है जो ग्लेशियर्स को बड़ी जल्दी से पिघला रही है, इनको मेल्ट कर रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग जो है, ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज जिसको हम बोलते हैं, जो कि गाड़ी के धुओं में भी निकलती होती है, इंडस्ट्रियल एमिशंस होती हैं, फैक्ट्रीज के धुएं होते हैं, उसमें ये गैसेज निकल होती हैं। तो ये बेसिकली हीट ट्रैपर्स होती हैं, जो कि सनलाइट की हीट को ट्रैप करती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म अप कर देती है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये देखी जाती है, और जिसकी वजह से ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन एमिशंस को जो है किसी न किसी तरह इनको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, इनको स्टॉप करना है। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली बड़े सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिससे हम ग्लेशियर्स को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। इंडिया के कुछ पार्ट्स, जैसे लद्दाख की मैं अगर बात करूँ, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान वाली रीजन में आइस स्टूपास जो है वो बनाए जाते हैं। उसके अलावा इसको हम लोग इसी बोलते हैं ग्लेशियर ग्राफ्टिंग। ग्लेशियर मैरिजेस भी होती हैं, जिसमें फीमेल ग्लेशियर को मेल ग्लेशियर के साथ ग्राफ्ट किया जाता है। और एवेलांच को जो है हम लोग उसका एक बड़ा यूजफुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एवेलांचेस जो है वो बहुत से पहाड़ों में हम देखते हैं, ये तो काफी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है, लेकिन हम उनको भी अच्छा इस्तेमाल करके बर्फ को, जो स्नो है, उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि ये पानी का जो एक कांस्टेंट सोर्स है ये बरकरार रहे।
तीसरी चीज जो है कि ऑब्वियसली वी नीड टू ले एम्फेसिस ऑन रीफॉरेस्टेशन, क्योंकि दरख्त काटना जो है हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो गया है, ये ट्री कटिंग अगर देखी जाए तो इस मसले को भी देखना चाहिए। जो इलीगल हमारे दरख्त काटे जा रहे हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाते हैं तो उससे भी इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट कूल डाउन होता है, क्लाइमेट कूल डाउन होता है। सो यस, स्पेशली अगर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूं, पाकिस्तान is the most glacier rich country on this planet। 13,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो हमें इसको एक अपना सासा समझ के इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ये एक बंदे की एफर्ट नहीं है, इट इज डेफिनेटली कंबाइंड एफर्ट, जैसे कि भी आपने शो की इंट्रोडक्शन में कहा। सो पॉलिसी मेकर्स हों, स्टेक होल्डर्स हों, दुनिया भर की नेशंस, इन सबको जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट करनी होगी, इस पे बात करनी होगी, और सिर्फ बात नहीं बल्कि एक बाकायदा इस पे मेजर्स लेने होंगे, इकदाम लेने होंगे, ताकि हम इन ग्लेशियर्स को बचा सकें। क्योंकि अगर ये ग्लेशियर्स पिघल गए तो जो हमारी जो जनरेशन है उनका फ्यूचर पिघल जाएगा। इट इज दैट सिंपल। तो इसलिए इसको जो है हमें बिल्कुल इसको बचाने की हर अच्छा मुमकिन डॉक्टर सना, सिंस यू आर माउंटेनियर एज वेल एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पर जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन है, आप जैसे जो माउंटेनियर्स हैं वो पहाड़ी सिलसिलों पे जाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, ज़ाहिर है आप लोगों एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस चीज़ में समहाउ, कि अवेयरनेस से लेकर और आप लोगों ने जो अट्रैक्शन और लोगों को एक इंटरेस्ट यहाँ पे लेकर आना है टुवर्ड्स माउंटेनियरिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ माउंटेनियर, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर ईयर्स, कि यहाँ पर जो लोग आते भी हैं इन पहाड़ों को सर करने, इन सिलसिलों पे, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स नेचर कैसा है और कैसा होना चाहिए, क्या वो सही है नहीं है, थोड़ा सा इस पे भी बात करें। जी बिल्कुल। हम लोग सस्टेनेबल टूरिज्म पे तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल माउंटेनियरिंग पे कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे बेसिकली लोगों का आम ख्याल ये है कि जो लोग माउंटेन्स क्लाइंब करने जाते हैं उनको फिर भी कुछ एथिक्स होंगे, कुछ सिविक सेंस होगा, वो वहाँ पे कचरा नहीं फैलाएंगे। लेकिन यकीन जानिए कि जो पहाड़ जो लोग सर करने जाते हैं, ये K2 हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, यहाँ पे भी बहुत से जो लोग आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत कमर्शियल हो गए हैं, पहाड़ कमर्शलाइज हो गए हैं। आप देखिए हर साल यहाँ पे हजारों लोग इन पहाड़ों को सर करने के लिए आते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। सो उधर भी बहुत ज्यादा कचरा, लिटरिंग जो है बहुत ज्यादा देखा गया है। इनफैक्ट अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो इट इज नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल माउंटेन, इट हैज नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू अ माउंटेन ऑफ लिटर। पूरा लिटर से भरा हुआ है। सो बेसिकली यस, जब हम लोग जाते हैं, मैं जब अपनी बात करूँ, सो आई मेक श्योर, माय एंटायर टीम मेक्स श्योर कि जो भी हमारा, जाहिर सी बातें जाते हैं तो कचरा तो होता है, आपकी कई सारी चीजें होती है जो आप डिस्पोज करना चाहते हैं, उसके प्रॉपर डिस्पोजेबल बैग में आप उसको स्टैकअप करें, और जब आप वापस शहर पे जब रवाना हो तो आप इन चीजों को प्रॉपर डिस्पोज करें। सो कचरा उधर ना फैलाएं। हम भी जब जाते हैं तो उधर हमें कभी कभी, क्योंकि वो जगह ऐसी हैं जहाँ हर एक की पहुंच नहीं है, वहाँ इंसान ज्यादा आसानी से जा नहीं सकते, तो उधर इतना कचरा नहीं होता। लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे जहां तक एक्सेस हो गया है उधर कचरा नजर आता है। तो हमारी टीम में तो सब ये कि सब वो उसको उठा के, किसी दूसरे का कचरा होता है एक्चुअली, लेकिन हम उसको भी कोशिश करते हैं कि उस जगह को साफ रखें, उसको उठा के डिस्पोजेबल बैग्स में डालें, एंड देन वी जस्ट डंप दैट ऑन लेटर। सो यही सबको, मतलब जितने भी पहाड़ में लोग आते हैं सर करने या ट्रैक करने आते हैं, इन सब की जिम्मेदारी भी है एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कि वो जब भी इन जगहों पे जाएं तो इन जगहों की रिस्पेक्ट जरूर करें, और अगर किसी दूसरे का कचरा भी फैला नजर आ रहा है तो उसको भी उठा लें, ठीक है? क्योंकि हमारे बाद जो लोग इन ट्रैक्स पे, इन ट्रेल्स पे, इन पहाड़ों पर आएंगे तो उनके लिए हम कचरा ना छोड़ें, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी विजुअली डिस्टर्बिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और जहाँ तक सस्टेनेबल टूरिज्म की बात है, वो तो आप भी जानती हैं कि जहां जहां पब्लिक है, जहां जहां लोगों का एक्सेस हुआ है, प्रॉपर रोड्स जहां जहां बनी है, उस जगह का जो है वो सत्यानाश हुआ है, सत्यानाश हो चुका है, सत्यानाश बाकी। सो इन चीजों पे जरूर, आई मीन वी नीड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन लॉज, सर्टेन पॉलिसीज, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ होना लॉज का या इन पॉलिसीज का काफी नहीं है, दे नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। पीपल शुड बी, आई थिंक, पेनलाइज्ड। इनको जब तक हम लोग पेनल्टी इन पे नहीं लगाएंगे, इन पे फाइन नहीं लगाएंगे, हम लोग हम नहीं सुधरने वाले। यू आर सो राइट। अनफॉर्चुनेटली इतनी खूबसूरत जगह हैं
और वही बात है, जहाँ जहाँ पब्लिक की एक्सेस हुई है उन जगहों का बुरा हाल हुआ है, और उसमें हम सिर्फ स्टेट के ऊपर नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते। एज ए नेशन हम खुद भी कल्प्रेट हैं इस सारी चीज़ के, कि हमने अपनी खूबसूरती को ख़राब करने में बड़ा किरदार अदा किया, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो पार्क हैं, चाहे वो सड़कें हैं, हम हर जगह पे करते हैं। इन द एंड डॉक्टर सना, हमारे प्लेटफॉर्म से आज के दिन के हवाले से एज अ माउंटेनियर, एनीथिंग यू वांट टू say to public? I would just like to say कि ये जो पहाड़ हैं, they're not just landscapes, ठीक है, ये पहाड़ हो गए, ये ग्लेशियर्स हो गए, literally you know they're like lifelines हैं। इनकी हिफाजत करें, पहाड़ों की हिफाजत करें, ग्लेशियर्स की हिफाजत करें, और these mountains, they stand tall for us. It's time that we stand for them. So I would definitely urge all the policy makers and stakeholders to please look into this matter, और क्लाइमेट एक्शन पे खास तवज्जो दें, और जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है उस पर खास तवज्जो दी जाए। और इन ग्लेशियर्स को किस तरह, जैसे मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए कि हम इस तरह कर सकते हैं, और बहुत सी मेजर्स हो भी रहे हैं पाकिस्तान के पहाड़ी इस सिलसिले में, उन पे जो है आप फोकस करें, क्योंकि पहाड़ों को बचाना जो है वो हम सब की, जैसे कि आपने बोला, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक हर शहरी की, यानी कि जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब की प्रोटेक्शन करें। आने वाली जो फ्यूचर की नस्लें, हमने बेसिकली उनको बचाना है। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर सना जमीन हमारे साथ मौजूद थी जी। आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से बात करी थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब हम ख़वातीन की सेहत के हवाले से बात करेंगे। कहा मसले की जिससे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी ख़वातीन फेस करती हैं, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये आमतौर पर प्रेगनेंसी में दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर के अंदर ज़ाहिर होती है। इसमें जो मदर है उनके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की हेल्थ हो, नशो नुमा हो, उसका वेट हो, फिर डिलीवरी पर भी असर पड़ सकता है। और अगर इसकी टाइमली डायग्नोसिस ना हो तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरे का सबब बन सकती है। इसके लिए अवेयरनेस और स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अफशा अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। डॉक्टर साहिबा, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है बेसिकली? मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इसको हमारे देखने वालों के लिए एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ डायबिटीज़ विच अपेयर्स इन प्रेगनेंसी एंड इट यूजुअली अपेयर्स इन द लेट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब क्यों होती है? बेसिकली जो प्लेसेंटा है, या जो जिसे आम ज़बान में आवल कहते हैं, वो प्रेगनेंसी में ऐसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स बनाता है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं और उसके फंक्शन को कम करते हैं, एंड दिस लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो उसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज़। बिल्कुल ठीक है। एक और बात जो हमें ज़रूरी है पब्लिक को पता होना चाहिए, या पेशेंट्स को, कि वेदर शी वॉज अ डायबिटिक बिफोर प्रेगनेंसी, या ये जो डायबिटीज़ हम पिक कर रहे हैं, क्या ये वो डायबिटीज़ तो नहीं जो पहले डायग्नोज नहीं हुई थी और अभी हमें पता चला कि वो डायबिटिक है, तो क्या ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है? सो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो डायबिटीज़ जो 20 वीक से पहले अगर आपकी शुगर लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, पहले से डायबिटिक हैं। बट अगर 20 वीक्स के बाद आपके लेवल्स बढ़ते हैं तो फिर आप जेस्टेशनल डायबिटिक हैं। सो ये एक कट ऑफ लाइन पेशेंट्स को पता होनी चाहिए कि 20 हफ्ते से पहले अगर टेस्ट उनका शुगर लेवल ज़्यादा आते हैं तो वो पहले से ही डायबिटिक है, और ये चलती रहेगी फिर उसके बाद। क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ये है कि ये 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी इट डिसअपेयर्स, इट गोज़ ऑफ, तो ये नहीं रहती ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर है ये जो आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हम बात करें, आप चूँकि प्रैक्टिस भी करती हैं, आप देखती भी हैं, अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आई बिलीव कि डॉक्टर तो रिकमेंड करता है, बट एक एज अ न्यू मदर या जो औरत प्रेग्नेंट है उसको ये चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, या फैमिली को होनी चाहिए। अवेयरनेस है? नो। वही बात है कि हम एडवाइस करेंगे तो भी प्रॉबेबली 70% ऑफ पेशेंट्स विल गो फॉर द टेस्ट, वो वापस भी रिपोर्ट्स ला के चेक कराएंगे एंड दे विल फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन। लेकिन 30% पेशेंट्स फिर भी
वो या टेस्ट नहीं कराते या कराते हैं तो दे डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी कि उनको शुगर हो चुकी है, तो दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी। तो क्यों एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? बिकॉज अगर आपने कहा कि ये डिसअपीयर हो जाती है 6 हफ्तों के बाद आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी है, तो फिर उसके बाद क्यों? दिस इज़ प्रॉब्ली बिहेवियर प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है कि वो पेशेंट ओवरऑल अपनी सारी प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट में ही दे आर नॉन कंप्लाइंट या इररिस्पॉन्सिबल। वो सो खाली डायबिटीज़ नहीं है, वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा फॉलो नहीं करते। सो उनके नज़दीक प्रेगनेंसी या उसमें होने वाले प्रॉब्लम, मतलब जैसे औरतें घरों में जो कहती हैं ठीक है हमने भी तो घरों में बच्चे पैदा किए, तो उनकी माएँ और सासें, सो इसमें क्या डॉक्टर ये कह रही है, डॉक्टर वो कह रही है, तो वो दे डोंट पे मच अटेंशन कि डॉक्टर क्या कह रही है, ये उसकी कोई सिग्निफिकेंस है ना। तो वो साइंटिफिक नॉलेज या उस चीज़ को दे डोंट एक्सेप्ट ना, वो पुरानी बड़ी बूढ़ियों की बातें ज़्यादा मानते हैं, तो इस वजह से। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि हमें बहुत दफ़ा हमने सुना है अपने इर्द गिर्द लोगों से जी कि आजकल की बच्चियां बड़ी नाजुक हैं, इनकी खुराकें नहीं थी, इनका लाइफस्टाइल नहीं है, तो इनको ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेशंस। और वही बात आपकी कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, हमारे भी तो, हर एक की प्रेगनेंसी हर एक से वेरी करती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि अब लड़कियां नाजुक हैं। आई बिलीव कि अब भी लड़कियां फिटनेस को लेकर बड़ी कॉन्शियस है, बट स्टिल आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या ऑब्जर्व किया कि वाकई हमारा लाइफस्टाइल या वो नाजुकी जिसको आप नई जनरेशन से तशबीह बहुत सारे लोग दे देते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी प्रैक्टिस में मतलब पेशेंट्स इस ट्रेंड को आप जो कह रही हैं इट्स राइट कि वो द गर्ल्स टुडे या द फीमेल्स टुडे दे आर मच दोज हु आर एजुकेटेड। उसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है, सो दे आर मच कंसर्न्ड अबाउट देयर वेट गेन, अबाउट देयर फिटनेस, अबाउट any test or anything which is helps in their healthy pregnancy and the delivery of a healthy baby. तो जो एजुकेटेड पेशेंट है हमारा वो तो कंसर्न है इसके बारे में। और ये जो थोड़ी लोअर क्लास है, जो वो लोग, उनको थोड़ा सा रियलाइज़ कराने में या थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर हम उनको प्रॉपरली काउंसल करें और उनको थोड़ी मतलब एजुकेशन दें तो देन दे आल्सो अंडरस्टैंड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब मुझे थोड़ा सा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं व्हेन इट कम्स टू जेस्टेशनल डायबिटीज़ या इन जनरल भी, जो कि अमूमन हम स्क्रीनिंग या इन चीज़ों से फिक्स हो सकती हैं टाइमली अगर डायग्नोस, वो क्या क्या होती हैं और उसको कैसे आप लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट को? देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए ओवरऑल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि 28 वीक्स पर हम करते हैं फॉर ऑल द प्रेग्नेंट फीमेल्स। और इस टेस्ट में ये होता है कि आप पेशेंट को कुछ ग्लूकोज हम देते हैं, 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पिलाते हैं और उसके 1 घंटे बाद उसका शुगर लेवल चेक किया जाता है। इफ़ इट इज़ मोर देन 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तो का मतलब है कि शी नीड्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि स्क्रीनिंग से वो पेशेंट्स पिक करेगी जो कि डायबिटिक हो सकते हैं, वो कंफर्म नहीं बताती कि इनको डायबिटीज़ है। अच्छा, अब एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो है जिनमें सर्टन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनमें हमें ये टेस्ट थोड़े अर्ली कर लेने चाहिए। अब वो ख़वातीन कौन सी हैं, जैसे जिनकी एज 35 से ज़्यादा है, जो PCOS की पेशेंट्स थी, या जिन्होंने पिछली डिलीवरी में या पिछली प्रेगनेंसी में 4 kg या उससे ऊपर का वज़न का हेल्दी बेबी पैदा किया था, उनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और दे आर ओबीज़, दे आर ओबेज, मोटी हैं। तो इन ख़वातीन को व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, इनको अपने ब्लड शुगर टेस्ट या ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको इसका नाम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है, सो ये टेस्ट उनको थोड़े अर्ली, जैसे मैंने कहा कि 28 वीक्स पे तो हम रूटीन में सबके कराते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ फीमेल्स है इनको हम थोड़ा जल्दी इनके करा लेते हैं। अब वो ख़वातीन जिनका ये ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उनके लेवल ज़्यादा थे, सो दे विल देन प्रोसीड टू OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब इस टेस्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है, फिर उसको 75 ग्राम्स ग्लूकोज पिलाकर 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद शुगर लेवल्स चेक किए जाते हैं, और अगर इनमें से कोई भी 2 लेवल ज़्यादा आ जाते हैं तो देन द पेशेंट इज लेबल्ड एज जेस्टेशनल डायबिटिक। ओके, सो ये इस तरह चलता है। अब इस डायबिटीज़ को मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन है। सो यू शुड ईट बैलेंस डाइट जिसमें स्वीट और शुगरी कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, एंड द फाइबर शुड बी विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और फिर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी आपको लाइफस्टाइल सेडेंटरी या बैठे रहना नहीं। मतलब जैसे हमारी फीमेल्स में एक कॉन्सेप्ट है कि जी अब वो प्रेग्नेंट हो गई तो शी शुडंट वर्क, शी शुड सिट ऑन द बेड और रेस्ट। हाँ, सो नो रेस्ट, मतलब खाने के बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए। शी शुड कैरी आउट हर नॉर्मल डेली रूटीन जो वो पहले करती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी, तो उसको ऐसे ही लेकर चलना चाहिए। फिर उसके बाद अगर इन दोनों चीज़ों से यानी डाइट और
एक्सरसाइज से इफ़ द शुगर इज़ नॉट कंट्रोल या लेवल्स फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर पेशेंट को ड्रग्स पे या मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। अब उसमें इनिशियली तो हम ओरल ड्रग्स देते हैं, अगर उससे कंट्रोल हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर उससे भी नहीं हो रहा तो देन शी हैज़ टू गो टू इंसुलिन। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे जो बच्चा है, जाहिर है अगर ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसकी हम बात करें, क्या इम्पैक्ट बच्चे पे आ सकता है खुदा न खास्ता अगर मेजरली कोई ऐसा इशू है, और अगर प्रेगनेंसी से पहले ही एक खातून डायबिटीज़ कैरी करी है, टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो वो आगे बच्चे पे कैसे असर हो सकता है और क्या ये प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ देखिए, अगर तो वो टाइप 2 डायबिटिक थी तो इन पेशेंट्स में जो एक ख़ास क्योंकि शी वाज अ डायबिटिक व्हेन शी कंसीव्ड, जो जेस्टेशनल डायबिटिक है वो बाद में डायबिटिक बनेगी। सो वो जेस्टेशनल डायबिटिक के बच्चे का ये पीरियड सेफ निकल जाता है क्योंकि उसकी माँ को शुगर ज़रा लेट होगी। बट जो टाइप 2 डायबिटिक्स है ना, इफ़ देयर ब्लड शुगर लेवल्स आर नॉट कंट्रोल्ड वेल, उनका शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, वो दवाई ठीक नहीं खाती, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, तो इफ़ द लेवल्स आर गोइंग अप एंड डाउन, तो उनके बच्चों को ये जो शुरू का पीरियड होता है जिसमें बेबी की फॉर्मेशन हो रही होती है, वो उसमें प्रॉब्लम्स आने का ख़तरा होता है और उसमें बहुत सारी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ बेबी में आ सकती हैं। सो द पेशेंट शुडंट टेक इट लाइट कि अच्छा ठीक है, मतलब बाय द टाइम शी कंफर्म्स हर प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड 6 या 7 वीक्स तक, उस तक बेबी की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। अगर इस पीरियड में यानी पहला 1.5 महीना ही जो था उसमें उसने अपने ब्लड शुगर लेवल्स अच्छे कंट्रोल नहीं रखे तो बेबी मे बी एबनॉर्मल इधर स्ट्रक्चरली या फंक्शनली। तो द मदर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि अगर वो टाइप 2 डायबिटिक थी और वो कंसीव करी तो आइडियली होना क्या चाहिए, उसको पहले अपने फिजिशियन से या जो भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है उससे एक ओके रिपोर्ट लेनी चाहिए कि डॉक्टर साहब अब मैं लेवल्स ठीक है तो मैं अब कंसीव कर लूँ या नहीं। फिर अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और वो भी अगर कहें कि हाँ ठीक है अब आपके लेवल्स ठीक आ रहे हैं अब आप कंसीव करें तो देन शी शुड प्रोसीड फॉर कंसेप्शन। ये नहीं कि रैंडम या अनप्लान प्रेगनेंसी हो गई और उसमें शुगर लेवल्स का कोई पता नहीं था, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। अच्छा, उसके बाद जो जेस्टेशनल डायबिटिक्स हैं इन पेशेंट्स में भी द की इज़ गुड कंट्रोल ऑफ शुगर, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। इफ़ जेस्टेशनल डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटिक अगर वो अपनी शुगर्स को अच्छा मेंटेन करके चल रही हैं फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फिर हम प्रेगनेंसी आराम से 38 वीक्स तक या टर्म तक लेके जा सकते हैं और द मदर एंड द बेबी रिमेन ओके। बट अगर आपने शुगर लेवल्स को अच्छा नहीं रखा तो फिर मदर में क्या होगा कि उसमें प्री टर्म डिलीवरी होने का ख़तरा है, उसको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, सी सेक्शन से डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाएगा। और ये जो फीमेल्स हैं आफ्टर 10 to 15 ईयर्स इनके टाइप 2 डायबिटिक बनने का रिस्क भी होता है। अच्छा जी, अभी तो शुगर डिसअपेयर हो जाएगी बट इन द लॉन्गर रन 10 से 15 साल बाद ये टाइप 2 डायबिटिक बन जाएंगी या बनने का खतरा है इनको। इसी तरह बेबी में इफ़ द शुगर लेवल्स ऑफ द मदर आर नॉट कंट्रोल तो बेबी की प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है डिलीवरी के बाद, और अगर शुगर लेवल्स आर नॉट वेल कंट्रोल तो बेबी की इंट्रायूट्राइन डेथ, पेट में डेथ भी हो सकती है। सो इट्स समथिंग वेरी सीरियस। सो द मदर शुड बी वेरी केयरफुल इन, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कम अज़ कम इसमें उसको थोड़ी सेक्रीफाइस करके अपने मतलब डाइट को मॉडिफाई करे और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी की डिलीवरी के लिए कोशिश करें। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें बिकॉज फिजियोलॉजिकल एक चेंज है जो कि आपको फेस करना है। सो इट्स नॉट समथिंग कि अगर आपको कुछ डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो आप इसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करें। अगर आपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है देन यू शुड एक्ट एज डॉक्टर सेड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लें। प्रोफेसर डॉक्टर अफशा अमरीन हमारे साथ मौजूद थे जी और हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से बता रही थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम एक आर्टिस्ट से करवाएंगे। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, हफ्सा जमशेद सूफ़ी इनका नाम है। एक विजुअल आर्टिस्ट है। इन्होंने 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से BFA मुकम्मल किया, फिर 2023 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से लाहौर से
MFA किया, हफ्सा की जो मुख्तलिफ गैलरीज़ में मुख्तलिफ ग्रुप जो एग्ज़िबिशंस हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इनका काम जो है ज़्यादातर मुग़ल इंस्पायर्ड है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी इनके काम के हवाले से, ये ख़ुद हमें बताएंगी। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हफ्सा, हमें थोड़ा सा अपने आर्ट के हवाले से बताएं, कैसा काम है और ये जो एक आर्टिस्टिक जर्नी है, इट वाज एक्सीडेंटल और प्लान्ड? आर्टिस्टिक जर्नी, इट वाज नॉट वेरी एक्सीडेंटल बिकॉज आई वाज इन माय साइंस स्कूल। ओके। तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि मैंने आगे आर्ट की फील्ड में जाना है, लेकिन ऑब्वियसली आप बचपन से क्राफ्ट की तरफ आपका जब बहुत ज़्यादा रुझान हो या दीगर एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर में स्कूल में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर आपको होता है कि अच्छा भाई एक ये साइड भी है जिसकी तरफ मैं जाना चाहूँगी। तो लेटर इन माय इंटरमीडिएट मैंने सोचा कि अच्छा व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, और फिर उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। तो बस इसी तरह मेरी आर्टिस्टिक जर्नी शुरू हुई। वो कभी पेंट्स होते थे, कभी कुछ दूसरा क्राफ्ट होता था, तो वो आहिस्ता 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 करके जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड में चलती गई, और बस इसी तरह से ही मेरा अभी का जो काम है वो वो एक अभी भी मुझे ऐसे ही लगता है कि वो इट्स जस्ट वन स्टेप, क्योंकि आई थिंक हर आर्टिस्ट की जर्नी में जब भी वो कुछ क्रिएट करता है तो फिर भी उसके दिमाग में मुझे लगता है ये क्वेश्चन थ्रू आउट चलता रहता है कि यही एंड है कि ये शुरुआत है। तो वो एक ब्लर लाइन रहती है। सो बस इसी तरह जर्नी का मेरा जो है वो स्टार्ट था। ज़बरदस्त। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने उसको परसू किया, बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल होते हैं बट वो छोड़ देते हैं बीच में। सो टेल अस अबाउट योर आर्ट वर्क। मुग़ल इंस्पायर्ड है, किस तरह का काम आप ज़्यादा प्रेफर करती हो? अच्छा, माई वर्क इज़ एक्चुअली कोलाज वर्क। लोग मोस्टली या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पेपर्स के साथ, जिस तरह हम बचपन में बहुत सारी किताबों से कुछ कटआउट्स निकालते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं, जैसे हम बचपन में अपनी असाइनमेंट्स करते थे स्कूल में, कॉलेज में। तो मैं हमेशा से ही इस तरह से कलेक्ट करती थी बहुत सारी चीज़ें मैगज़ीन से, इधर से उधर से। तो जब मैंने अपनी आर्टिस्टिक जर्नी में, जब आप पढ़ते हैं आर्ट हिस्ट्री को पढ़ते हैं थॉरली, तो फिर मैंने जब किताबें पढ़ना शुरू की तो मुझे वो विजुअल्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। स्पेशली जो पुराने बादशाहों की किताबें थी और उन्होंने जिस तरह से उनके दरबार में जो आर्टिस्ट बैठते थे उस वक्त के, तो वो जब जिस तरह से पेंट करते थे और जो उनकी टेक्निक्स थी, जो उनकी ड्राइंग्स थी, जबकि उनके पास कोई तालीम नहीं थी उस तरह से, वो बिल्कुल वो गॉड गिफ्टेड थे। बिल्कुल। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कलर्स से, ड्राइंग से, और जिस तरह से आर्किटेक्चर ड्रॉ किया गया है और बताया गया है। तो मैं जब भी लाइब्रेरी में होती थी मैं कहती थी कि मुझे इसके साथ कुछ प्ले करना है। सो मैंने फिर वो स्कैंड जो किताबें, एक वर्जन हमारे पास मौजूद होता है आम पब्लिक के लिए, उसमें से मैं कटआउट्स अपने पास रखती गई एंड लेटर इन माय थीसिस तो फिर मैंने उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया। लेकिन मैंने उसका मटेरियल बहुत शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जिस तरह बचपन में आप पेपर कटआउट्स करते हैं, मैंने उसको एक बहुत ही हार्डकोर मटेरियल जिसको सेरेमिक टाइल कहते हैं, मैंने उस पे जो है वो वो प्रिंट एक प्रोसेस से गुजरवाया उसको, और फिर मैंने कहा प्रिंटेड दैट कटआउट ऑन अ सेरेमिक टाइल। एग्जैक्टली। ओह वाओ। वो जो पूरा एक मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब कि जो एक किताब का सफ़ा जो मैं पढ़ रही थी, वो किताब का सफ़ा मुझे जब एक टाइल या मार्बल की सूरत में मिला, तो फिर उसके साथ उसके अपने बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि पेपर के साथ तो आपने उसको कट किया और फिर आपने एक स्टोरी बनाई उसके साथ, बट डिफरेंट मटेरियल्स के साथ उनकी अपनी बहुत मुश्किलात थी। खैर, वो जिस तरह से मैंने डिस्कवर किया, क्योंकि जब हम मुग़ल मिनिएचर की बात करते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो उसमें उनकी टेक्निक भी आती है, जिस तरह मोज़ेक टेक्निक है, जो कि मैं आर्किटेक्चर में, मुग़ल आर्किटेक्चर में बहुत नज़र आती है। जब आप स्पेशली अंदरून जाते हैं, मस्जिद वज़ीर खान में जाते हैं, या आप लाहौर फोर्ट की पिक्चर वॉल देखते हैं, तो उसमें आपको बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है। तो मैंने कहा कि वाई नॉट उन्हीं की टेक्निक को लेके
एक मॉडर्न इमेजरी और एक मॉडर्न स्टाइल के साथ जो है काम किया जाए, क्योंकि तब के दौर में प्रिंटिंग नहीं थी अवेलेबल, लेकिन आज के दौर में प्रिंटिंग है अवेलेबल। तो मैंने ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी जो टेक्निक्स हैं उनको मिलाते हुए अपनी लैंग्वेज एक क्रिएट की। तो फिर मैंने हैंड कट किया टाइल को विद द ग्राइंडर्स एंड ऑल जो भी टूल्स होते हैं, और फिर मेरा जो काम था वो एक सिरेमिक कोलाज बना, पेपर कोलाज से सिरेमिक कोलाज। वाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हिफ्सा ये मुझे बताएं कि हिफ्सा ये जाहिर है इस सिरेमिक टाइल के ऊपर कटआउट्स को करना, आपने खुद कहा कि बहुत सारे मटेरियल शिफ्ट पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस रहे। बिल्कुल, आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंटल होता है, बट वही बात है कि बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के करना चाहते हैं बिकॉज जो उनकी एक्सेस है और सारी चीज़ें। ये चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए? आई थिंक हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में एक आर्टिस्ट ब्लॉक ज़रूर आता है। क्योंकि जब आप एक सर्टन इमेजरी या एक सर्टन स्टाइल डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपको लगता है कि अच्छा बस यही है। अगर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बस मैं इसी के ही इर्द गिर्द रहूं, एक इसी कंफर्ट जोन में रहूं। आई वाज नेवर लाइक दैट। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए अपने इवन कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में, इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। तो मेरे टीचर्स भी थोड़े कहते थे कि अच्छा एक चीज़ पे आप देख लें हाँ कि आपने क्या करना है क्या नहीं। सो हर आर्टिस्ट में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, तो मुझ में भी अभी भी बहुत है। अभी भी मैं जब अपना काम कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं ये वाला मटेरियल ट्राई करती हूँ या ये वाला करती हूँ। सो मैंने प्लास्टिक से लेके मार्बल से लेके सिरेमिक टाइल से लेके ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो है, इवन कि मेटल, मैंने हर चीज़ पे जो है वो काम किया। लेकिन जो बहुत सारे कनेक्शंस थे जो मेरे अपने पर्सनल काम के साथ थे वो मुझे फिर टाइल में ही ज़्यादा नज़र आए। फिर मैंने कहा ओके लेट्स गो विद इट। इंटरेस्टिंग। सो टेल अस अबाउट योर एग्जीबिशंस, ग्रुप एग्जीबिशंस की हैं, कहाँ कहाँ? मैं तकरीबन 20 से ज़्यादा ग्रुप एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ लोकली, और इंटरनेशनली आई थिंक 3-4 मैंने ग्रुप शोज़ किए हैं। और अभी रिसेंटली इसी साल मैंने अपना पहला सोलो शो किया लाहौर में। ओह वाओ, हाउ वाज इट? इट वॉज़ वेरी वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, और बड़ा ओवरवेलमिंग सा होता है क्योंकि हमेशा से आपने ग्रुप शोज़ किए होते हैं, आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, एंड सोलो शो it is all about you. Yeah, it's all about you. Yeah. And your work. So it was very overwhelming, and मैं इतना expect नहीं कर रही थी कि इतना प्यार मिलेगा, इतने लोग आएंगे, इतना appreciate करेंगे। तो वो एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस था, एंड आई फील वेरी लकी फॉर दैट, क्योंकि लोगों को बहुत टाइम लग जाता है सोलो शोज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टाइम लग जाता है। सो बस अल्लाह ने हिम्मत दी और मैंने भी काम किया, सो वो हो गया। अच्छा, अब मुझे आपसे ये बताएं, जाहिर है आप अपने उस पर काम कर रही हो जो आपको मटेरियल्स के अराउंड बहुत करते हो, बट होता है ना एक्सपेरिमेंट करना है, मुख्तलिफ अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करना है। सो एनी प्लान्स फॉर दैट? मैं स्केल को लेके बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कभी कभी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको बताया कि टाइल के साथ उसके बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि जितना बड़ा वो स्केल होगा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद इट। जब मैंने अपना पहला सोलो किया तो मैंने ये सोचा कि अच्छा आई विल गो बिगर विद स्केल, और जब वो स्केल मैंने शुरू किया इतना अगर मैं बिल्कुल A4 साइज़ बना रही हूँ और उसको मैं 6 फीट में ले गई हूँ, सो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट इट वॉज़ ऑल्सो फन। जब वो एंड प्रोडक्ट आप बनाते हैं, प्रोसेस एंजॉय करने वाला होता है, बहुत मजे का होता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर बिगर स्केल, इंशाल्लाह। सो आई होप सो कि मैं कर सकूं। ज़बरदस्त। तो कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम समहाउ आपको इंस्पायर करता हो पाकिस्तान में? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, मुलाकात होती है, बट आप किसी के काम से इंस्पिरेशन लेते हो, किसी का काम बड़ा यूनिक है, डिफरेंट है? मेरे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके काम की मैं बहुत फ़ैन हूँ। आई थिंक आरम नेम उनमें बहुत बड़ा एक नाम है, हुसैन जमील हैं, बहुत बहुत अच्छा काम है, और डॉक्टर इजाज़ अनवर हैं, बहुत बहुत अच्छा, आई थिंक लिविंग लेजेंड है वो पाकिस्तान के। लाहौर का आर्किटेक्चर उन्होंने अपने काम के थ्रू प्रिजर्व किया। जब कैमरा जो है वो आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आर्किटेक्चर कितने चंद सालों बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा लाहौर से।
सो आई थिंक बस बड़े टीचर्स को देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और काम करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। सो मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से सवाल करती हूँ, जब आपने आर्ट को परसू करना शुरू किया था, आई थिंक मेरे टाइम के ऊपर तो आर्ट को परसू करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि लोग नहीं समझते, उन्हें लगता है कि किसी को कुछ नहीं आता तो वो आर्टिस्ट है। हालांकि विद टाइम ये कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हुआ है। आपने क्या ये चेंज ऑब्जर्व किया है, कितना चेंज ऑब्जर्व किया ओवर टाइम? अच्छा, मेरे जब मैंने अपना बैचलर्स किया, जबकि कोई इतनी भी पुरानी बात नहीं है, लेकिन स्टिल लोगों में नहीं एक्सेप्टेंस उस तरह से। इवन कि आई वाज सोल्ड आउट ऑन माय थीसिस, तो मुझे आसपास मतलब मेरी फैमिली में ऑब्वियसली किसी का इतना नहीं था बैकग्राउंड आर्ट्स के हवाले से, उनको नहीं पता था। तो जब मेरा थीसिस जो है वो काम सारा सेल आउट हुआ और उस तरह से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार किया, तो मुझे सुनने को मिला अच्छा ये काम बिकता भी है। ओह गॉड! अच्छा, ओके। लाइक इट वाज अ शॉक फॉर मी, और क्योंकि उनके लिए ये था कि ये सिर्फ एक शौक की हद तक है कि आपने काम बना लिया, उसको एग्जिबिट कर लिया और इस तरह से, बट ये है कि अप्रिशिएट करने वाले लोग हर तरह से हर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये है कि आई थिंक पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। पेरेंट्स जब आपके सपोर्ट करते हैं, आपको खुद एक वो होता है अंदर से कि अच्छा भाई नाउ आई नीड टू प्रूव, क्योंकि जब आप देखते हैं पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, तो आपको चाहे सारी दुनिया अप्रिशिएट कर ले, तो फिर भी एक वो आप बिल्कुल एक खोखलापन रहता है, डिस्कनेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी में। तो एक आर्टिस्ट के लिए तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप इतने वक्त के साथ सेंसिटिव हो जाते हो जब आप अपनी इस फील्ड में होते हो। तो मेरे पेरेंट्स का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रहा है सारे, स्पेशली माय फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, वो अभी तक इतना सपोर्ट करते हैं। तो ये है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा एक आर्टिस्ट की जर्नी में भी स्पेशली, और आई थिंक पाकिस्तान में रहते हर लड़की की जर्नी में बहुत फैमिली का रोल है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आई थिंक इंसान को आगे लेके जाती हैं। इन द एंड हफ्सा हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि नहीं पढ़ सकते हैं या कोई किसी भी हालात की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, आप बस कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में अगर किसी एक इंसान को भी आप एजुकेट कर सकते हैं तो लाजमी करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इससे जो फ़ायदा आने वाला है वो शायद आपको भी अभी इस वक्त अंदाज़ा ना हो इस बात का। Zabardast. Hafsa, thank you very much. Thank you very much. Lovely having you on the show. Likewise. And you are so talented, mashallah. I wish you very best of luck for your future. Thank you so much. हफ्सा जमशेद सूफी हमारे साथ मौजूद थी जी, आर्टिस्ट हैं, अपनी आर्ट के हवाले से बता रही थी और अपना जर्नी हमारे साथ शेयर करी थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।